So the third method of irradiation is nuclear reactor. The material are kept in the reactor itself by the main difficulty is that huge number of neutrons are available to induce the radioactivity. जो ये दो प्रोसीजर मैंने बताया, अब तीसरा प्रोसेस जो है आप कह लें कि हो सकता है रेडिएशन को हासिल करने का, वो न्यूक्लियर रिएक्टर है कि हम मटेरियल को केप करें रिएक्टर में, मगर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और वहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर अवेलेबल है टू इंड्यूस द radioactivity. In this process, the material which have negligible induced reactivity can be put into the reactor. Hydrocarbons are put in the organic moderator reactor. On the similar lines, some special reactors have been developed in different countries to process the petroleum products. तो ये तीसरा मेथड भी है जो इसमें हम रेडियो न्यूक्लाइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम ऐसे मटेरियल को जो अनस्टेबल एटम्स अनस्टेबल एलिमेंट्स है उनको हम रिएक्टर कोर में डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं पहले ही रिएक्टर कोर में, और वो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स जो है वो इन अनस्टेबल एलिमेंट से टकराते हैं, तो इनमें डिके हो जाता है और डिके की वजह से अल्फा बीटा और गामा एमिशंस होती है और उनका अल्फा बीटा और गामा एमिशंस को हम हासिल कर सकते हैं। पहले दो तरीके कार ये है कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल से हासिल करते हैं, तीसरा तरीका ये है कि हम एक डिफरेंट अनस्टेबल एलिमेंट हम रिएक्टर कोर में डालें और वहाँ पे न्यूट्रॉन इजीली अवेलेबल है और वहाँ पे वो रिएक्ट करके उसको अनस्टेबल कर दें, क्योंकि अनस्टेबल एलिमेंट को दे नीड्स न्यूट्रॉन, हाई स्पीड न्यूट्रॉन, और हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो है वो रिएक्टर में अवेलेबल है। या तो आप लेबोरेटरी स्केल पे अपने लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स, हाई स्पीड न्यूट्रॉन, और वो हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो है वो अनस्टेबल हैवी एलिमेंट्स को डिके कर सकता है और डिके की वजह से रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो न्यूक्लाइड्स, अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस होती है। तो इन गामा अल्फा बीटा रेस की इंडस्ट्रियल और मेडिकल एप्लीकेशन है, और ये इन तीन तरीकों कार से, या चौथा लैब से प्रोड्यूस करते हैं, इन चार तरीके कार से आप कह सकते हैं कि दीज अल्फा बीटा गामा रेज विल बी प्रोड्यूस। सो डिफरेंट अगर मैं करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स की बात करूं तो डिफरेंट आइसोटोप्स है जो रिएक्टर कोर से निकलते हैं, रिएक्टर में जो स्पेंड फ्यूल है उससे निकलते हैं। उसमें सीजियम 137 है जिसकी हाफ लाइफ 33, वो बीटा एमिट करता है 0.5 या 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर जो है वो बीटा एमिट करता है। इस तरह बेरियम 137 है, ये भी फिजन प्रोडक्ट्स है जो स्पेंट फ्यूल से निकलता है। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 2.6 मिनट है, ये बहुत शॉर्ट है, इसलिए हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। इसमें बीटा एमिशन तो नहीं है, मगर इसमें गामा एमिशन है 0.658 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी गामा एमिशन है। और इसकी परसेंटेज अगर प्रोडक्शन परसेंटेज कर लें तो 6.22 परसेंटेज है फ्रॉम दी टोटल वेस्ट, जो टोटल 100% वेस्ट है उसमें से 6.22% जो है ये जनरेट होता है, और सारा सीजनियम भी 6.22% जनरेट होता है। देन स्टोटनियम 90 है, उसकी हाफ लाइफ जो है वो 64.2 आवर्स है, ये भी बीटा एमिटर है। तरह और यूट्रियम मटेरियल है 91, इसकी हाफ लाइफ जो है आप समझ लेके 59 डेज है, ये भी बीटा एमिटर है। सेरियम है 144, इसकी हाफ लाइफ जो है 285 डेज है और ये भी बीटा एमिटर। इस तरह जर्कोनियम है, इसकी हाफ लाइफ 65 डेज है, ये भी बीटा और गामा एमिटर दोनों है। नोबेल 95 है, 35 डेज हाफ लाइफ है, ये भी बीटा और गामा एमिटर दोनों है। इस तरह टेचनीटियम 99 है, प्रोमीथियम 147 है, इनकी हाफ लाइफ जो है वो 2.5 ईयर्स है। टेचनियम की जो है 10 पावर 10
इनटू 5 ईयर्स है। ये इसकी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये आप समझ लें कि यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टर है जो हम जनरेट करते हैं। बाय प्रोडक्ट्स है रिएक्टर के। रिएक्टर फ्यूजन रिएक्शन करता है तो फ्यूल को, जो वेस्ट फ्यूल है जिसे हम स्पेंट फ्यूल कहते हैं, उस स्पेंट फ्यूल से ये चीज़ें जनरेट हो सकती है। इन तीन चार तरीके कार से जो है हम रेडियो आइसोटोप जनरेट कर सकते हैं। रेडियो आइसोटोप्स उन आइसोटोप्स को कहा जाता है जो अल्फा बीटा और गामा इमिटर ये रेडिएशन एमिट आउट करती है। और इन रेडिएशन को अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैं, मेडिकल एप्लीकेशन है। और ये बाय प्रोडक्ट्स हम तीन चार तरीके से हासिल कर सकते हैं। लैब में हासिल कर सकते हैं, रिएक्टर कोर में डाल के हासिल कर सकते हैं, वहाँ से मिलने वाला जो वेस्ट है उस वेस्ट से हम हासिल कर सकते हैं और इनको यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर रिएक्टर कोर से जो मिलने वाला है उसकी कॉस्ट बहुत कम है। अगर हम खुद रेडियो आइसोटोप जनरेट करेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली होगा। ये इसकी कॉस्ट कम है और उसको हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हम कह लें कि पोजीशन इंडिकेशन है कि ये इस्तेमाल होता है या काउंटिंग करने के लिए या डिटेक्शन करने के लिए। लेकिन से फर्स्ट एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे देखें स्लाइड में तो इसकी पोजीशन इंडिकेशन है। So the counter or detecting equipment can be used to locate the position of radioactive source. Uranium ore deposit are searched with the help of portable Geiger counter. Nowadays, highly sensitive uh, scintillation counter carried by low-flying aircraft are used for this purpose. For detecting such source, it to be noted that the radioactive isotope is having long life. So the method is very suitable in searching for pipeline scrapers, leakage in pipelines, mapping of flow, and also in determining the type of flow in the conduct. In the world, to transfer the petroleum product, spend derivatives of hundreds of kilometer long pipelines have been constructed. The inside of the line is subjected to accumulation of of sludge. The scrapers are forced through the lines periodically. Sometimes it is lodged between the two stations and its position is not known. The radioactive source is incorporated with the scraper. Its position can be detected with the help of detector mounted in the aeroplane or any vehicle. तो इससे हम पोजीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम रेडियो आइसोटोप्स को इन पाइपलाइंस में, जो पेट्रोलियम की पाइपलाइन है जो यहाँ से मुल्तान जाती है, इतनी लंबी पाइपलाइन है और वो उनमें स्लज भी समटाइम क्रिएट होता है और ब्लॉक कर जाती है। तो हमें नहीं पता कि कहाँ ब्लॉक हो गया, कहाँ स्लज क्रिएट हुआ है। तो वो हम उसमें जो है वो रेडियो आइसोटोप्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लाइन में कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ लाइन में ब्लॉकेज हुआ है, कहाँ पे लाइन जो है वो चौक हो गई है। ये विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप या रेडियो न्यूक्लाइड हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, 2200 किलोमीटर की होती है, समटाइम्स 4000 किलोमीटर लंबी लाइन्स भी होती है। तो उनको मॉनिटर करना मैनुअल तो हम इसको मॉनिटर कर ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल कि हमें कहाँ लीक हुआ है या कहाँ शॉक हुई है, कहाँ ये लाइन जो है वो डैमेज हुई है। तो रेडियो आइसोटोप जो है उसकी मदद से जो है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द पाइपिंग सिस्टम कैन बी डिजाइन to carry gasoline, kerosene, crude oil, and lubricating oil simultaneously. The boundaries between two products is marked by providing radioactive material into the line at the boundary of both the fluid. If the radioactive material of one end reaches to the other end, it is detected. तो इस तरीके कार से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि रेडियो, अगर हम बाउंड्री को मार्क करें और एक इंच से दूसरी इंच तक रेडियो मटेरियल पहुंच गया तो वी कैन डिटेक्ट द टू पोजीशन। So this method can also be used in detecting the leakage in the pipeline.
the radioactive material is allowed to flow and the reactivity is measured. At the leakage point, the reactivity will be different. तो इससे हम जो है वो वी कैन फाइंड द लीकेज, क्योंकि दोनों में रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी, तो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो बता सकेगा कि देयर इज अ लीकेज इन द सिस्टम. It is also possible to find out the path followed by the fluid. The radioactive material is mixed with the medium. To trace the path of groundwater, the short-lived radioactive material is mixed the water so as not to contaminate the water. So, by this action, we can also find the path of. To find out the types of flow in the conduct, the radioactive material is introduced at the center line of the pipe. For laminar flow, the reactivity will be different than that of turbulent ones. So this is the application of position and और रेडियो आइसोटोप कि हम इसकी लीकेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्लो पैटर्न भी बता सकते हैं, चौक जहाँ पे हो सकता है वो बता सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं, फ्लो जो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है वो भी वी कैन फाइंड बाय दिस बाय प्रोडक्ट, फिजन प्रोडक्ट या न्यूक्लियर रिएक्टर का जो बाय प्रोडक्ट है उससे वी कैन फाइंड दिस थिंग. इस तरह अगर आप सेकंड पे जाए तो थिकनेस ऑफ गेज अनदर मेथड है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिकनेस गेज. वन इज नोन एज थ्रो गेजेस एंड द अदर वन बैक स्कैटर्ड गेजेस. एक स्कैटर्ड गेजेस एक थ्रो गेजेस से जो है हम क्लियरली जो है वो थिकनेस मालूम कर सकते हैं, और इसमें भी जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन या रेडियो आइसोटोप की मदद से जो है वो हम इस्तेमाल डिफरेंट मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो डिफरेंट थिंग्स की थिकनेस मालूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन द डिटेक्टर पोजीशन coincide with that of the source attenuation or the signal is maximum, the attenuation is a function of thickness and density of matter. In case the density is constant, the attenuation is a function of thickness only. The whole arrangement is associated with the device to indicate the thickness of the material. The gauge is suitable for measuring the thickness of a rubber sheet, linoleum sheet, metal foil, thin metal sheet, and paper. The emitted alpha particle make the gauge unsuitable because of low penetrating power. Most common material used with the low penetrating power जो है वो सोर्स है स्ट्रोंटियम 90 जो है वो इस्तेमाल करते हैं. The penetrating power of strontium 90 is less, but the daughter प्रोडक्ट जो इसमें से निकलता है Y90 emits जो है 2.18 million electron volt beta rays, which is quite suitable for such application. जो back scattered gauge है, the radioactive source and detector are positioned on the same side and the radiation is scattered backward direction by the material is detected. The gauge is suitable for measuring the thickness of film or thin plating on the base material to measure the thickness of tin or tin bladed steel sheets. So ये भी उसकी एक एप्लीकेशन है कि डिफरेंट मटेरियल की थिकनेस जो है वो हम एक्यूरेट जो है विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियो आइसोटोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देन लिक्विड लेवल गेज है. लिक्विड लेवल गेज को भी हम जो है न्यूक्लियर विद द हेल्प ऑफ रेडियो, ये भी एक एप्लीकेशन है रेडियो आइसोटोप की जिससे हम लिक्विड लेवल को मालूम करते हैं. So these gauges are useful to find out the depth of liquid in any container or depth of liquid which is unapproachable. कि लिक्विड के लेवल की जो डेप्थ है वो हम मालूम कर सकते हैं, कंटेनर की जो अनअप्रोचेबल है उनकी भी. In the foundry shop, it is not easy to assess the level of molten metal in cupola furnace. cupola furnace में या molten salt metal जो है उनकी डेप्थ मालूम करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं फाउंड्री शॉप में. टू डिटरमाइन द लेवल द सोर्स इज प्लेस्ड ऑन वन साइड of the cupola and the detector on the other side. The source and detector are adjusted to move simultaneously. The change of reactivity indicates the location of the liquid level.
So here calibration of the gauge is not required. The radioactive source cobalt, a gamma emitter, is used for leveling the liquid. इसमें डिफरेंट मेथड हो सकते हैं कि दूसरा अगर मेथड की हम बात करें कि द सोर्स इज फ्लोटेड इन द लिक्विड एंड डिटेक्टर इज अरेंजमेंट बाय मूविंग हियर द डिटेक्टर इज कैलिब्रेटेड फॉर द पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ लेवल। तो इस तरह के डिफरेंट डिजाइन हो सकते हैं लिक्विड लेवल को गेज करने के लिए। अगर हम नंबर 4 पे रेडियोग्राफी पे जाएं तो रेडियोग्राफी बेसिकली जो है वो फ्लॉ डिटेक्शन है कि फ्लॉ कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे क्रैक है, कहाँ पे कास्टिंग सही नहीं हुई, फॉर्जिंग सही नहीं हुई। तो द प्रिंसिपल फोटोग्राफी इज वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग द क्रैक्स इन वेल्ड, casting and forging. So the method is applicable to detect the flaws, inclusion or other irregularities in the metal product. Metal products में जो irregularity हुई है, crack हुआ है, flaws है, casting सही नहीं हुई, forging सही नहीं हुई, तो with the help of radio isotope हम radiography करके उन मटेरियल की फ्लॉ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। So the object to be checked is placed at a particular place with the photographic film at the opposite side of the here the X-ray are used as they are having high penetrating power and can be passed through the thick material. The rays penetrate through the metal and the film is subjected to more exposure depending upon the thickness of material. The attenuation of thick region is more than that of thin portion and the film is less exposed. In the developed film, the thin portion will be appearing darker than the thick one. तो दी इस तरीके से जो है हम इसकी कर सकते हैं पिक्चर लेते हैं कि अगर पिक्चर डार्कर है तो मटेरियल अच्छा नहीं होगा, बट क्लियर है एक्सरेज में। So the practical difficulty in using the X-ray unit is that it is bulky source and cannot be shifted to the object for testing. This working limitation has been fulfilled by making use of gamma source. अब एक्सरे को खत्म करके गामा को भी कर सकते हैं क्योंकि एक्सरे की मशीन जो है ले जाना एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। तो सिंपल एक रेडियो निकला से गामा एमिशन को हम भी इस पर्टिकुलर रेडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। So the gamma radioactive fission products are enclosed in the form of ampoules which are properly shielded by thick sheet of. These ampoules are placed in the storage and can be shifted from the storage to the working position by remotely controlling device. After the test is over, the ampoules is again sent to the storage position. So the flaw detection needs the radioactivity of 100 of curies which can be obtained from a small amount of radioactive material. This source is quite handy and can be placed in the pipe of a smaller diameter or tank provided with the narrow rig. तो विद द हेल्प ऑफ गामा रेडिएशन जो उसमें हम कोबाल्ट रखते हैं उससे जो फ्लॉज है या क्रैक्स है मेटल में वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज दी फोर्थ एप्लीकेशन। देन डेंसिटी एंड कंटेंट गेजेस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द थ्रो gauges has been used to measure the thickness of the sheet metal or any other material. In case the thickness is kept constant, the density can be checked by making use of radioactive material. अगर थिकनेस को अगर हमें कांस्टेंट रखना है तो हम डेंसिटी भी उस मटेरियल की फाइंड आउट कर सकते हैं विद द रेडियो न्यूक्लाई। तो द अरेंजमेंट इज सिमिलर जो पहले थिकनेस गेज में थी वही होती है। यहाँ पे सिर्फ हम थिकनेस को कांस्टेंट करके डेंसिटी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन स्कोप ऑफ रेडियो आइसोटोप इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री अगेन ए बिग साइंस या बिग टॉपिक है। इसमें बहुत सारी डिटेल है कि रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री की फील्ड में जो है वो क्या इफेक्ट है या क्या स्कोप है। So when the substance is exposed to radiation, it is subjected to deteriorate या deterioration की तरफ चला जाता है। अगर कोई मेटल या कोई सब्सटेंस जो है वो एक्सपोज करें हम रेडिएशन पे, so the destroyed molecule are rejoined chemically and present themselves in the form of new chemical compound. जो deteriorate होता है या destroyed
होता है वो रीजॉइन करके केमिकली एक नया सब्सटेंस बनाता है, अगर हम उसको सब्जेक्ट करें टू दी रेडिएशन. The branch of chemistry which limits the source of the scope of the study to the chemical reaction caused by radiation is known as the radiation chemistry. The techniques have been very helpful in improving the rate of polymerization, oxidation, halogenation process में ये technique बहुत ज़्यादा so the irradiation improve the halogenation reaction. Halogenation is a chemical reaction in which halogens, fluorine, chlorine, iodine and bromine combine with other chemical elements. In dark, the rate of reaction is slow, but in the presence of light, the process is accelerated. With high energy radiation, the yield increase considerably. Here, ultraviolet rays are used to accelerate the process, but it is also possible to make use of gamma radiation. To accelerate the oxidation process, gamma radiation is quite helpful. तो हेलोजिनेशन की जो रिएक्शन है वो डार्क में जो है कम रिएक्शन करती है, अल्ट्रावायलेट लाइट में जो है वो हाई रिएक्शन का पैदावार हो सकती है, और गामा रेडिएशन भी हेल्प आउट कर सकती है इसकी यील्ड में, इसकी प्रोडक्शन में, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकती है. तो हेलोजिनेशन जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग में डिफरेंट केमिकल्स इंडस्ट्रीज जो है वो हेलोजिनेशन करती है, रिएक्शन करती है हेलोजिनेशन की डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ फॉर डिफरेंट पर्पज. वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम गामा रेडिएशन को भी यूज़ कर सकते हैं. अगर इसको हम अनदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस में भी ये हेल्प आउट करती है. ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में कैरीड आउट होता रहता है फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन. तो गामा रेडिएशन जो है कह लें कि रेडियो आइसोटोप्स की जो रेडिएशन गामा रेडिएशन है वो हेल्प आउट करती है हेलोजनेशन के लिए भी और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के. Another important industrial process is polymerization. Polymerization process भी एक बहुत important process है in chemical industry, which the identical molecules combine chemically into a single huge molecule. Synthetic rubber and plastic, both which are having wide application, are obtained by polymerization reaction. Without any irradiation, the process takes place at high temperature and pressure, and the production equipment is to be designed to withstand with high temperature and pressure. By ordinary method, the polyethylene is produced at a pressure of several thousand atmospheres and a temperature of several hundred degrees centigrade. By irradiating the molecules by gamma obtained from fission product with the dose of hundred of thousands of reintogens, the polyethylene can be produced at 202 degrees centigrade and at atmospheric pressure. कि जो रिएक्शन पॉलीमराइजेशन है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को चाहिए होता है, मगर गामा रेडिएशन की मदद से वो 202 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेयर प्रेशर पे भी हम इस रिएक्शन को आसानी से कैरीड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. नाउ द इक्विपमेंट जो है वो भी हम वो लो प्रेशर पॉलीमराइजेशन के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, और दिस इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी. देन स्टरलाइजेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, ये भी बहुत अहम है कि स्टरलाइजेशन करते हैं से the bacteria produced in the foodstuff and vegetable are cause fermentation in the eatable. बैक्टीरिया फूड को डैमेज कर लेता है, वेजिटेबल्स जो है वो फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाती है. तो स्टरलाइजेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टरलाइजेशन कंप्लीट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया. स्टरलाइजेशन की जो मीनिंग है या डेफिनेशन है वो इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया. एंड पेस्चराइजेशन, nearly 90% destruction of bacteria are accomplished by normal heating process. Normal heating process से हम 90% बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं. Heating of drug, fruit and vegetable is not possible, and their preservation by normal process for a long time in some cases is not practical. ये long time के लिए हम उसको preserve या store नहीं कर सकते. The bacteria were killed by radiation.
The item to be sterilized is placed in an air-tight container and to be exposed to strong radiation doses. Now, the food can be stored at room temperature without keeping in the refrigerator. The gamma rays are used as a source of radiation because they do not make the substance radioactive. The sterilization or pasteurization is done at room temperature. For food pasteurization, the specified dose is 10 raised to the power 4 or to 10 raised to the power 5 रो इंटीजेंट्स एंड दी स्टेरिलाइजेशन वैल्यू जो है वो डिफरेंट है 10 raised to the power 6 गामा रेस की क्वांटिटी को शो करता है। तो फूड के स्टेरिलाइजेशन के लिए भी हम या ड्रग के स्टेरिलाइजेशन के लिए भी गामा रेडिएशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आज के लिए। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर हमारे सेशनल मार्क्स किस चीज पे बेस कर रहे हैं? दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आया। सर मैं पूछ रही हूँ कि हमारे सेशनल मार्क्स जो हैं वो किस पे बेस कर रहे हैं, असाइनमेंट पे या आप क्विज वगैरह लेंगे? असाइनमेंट ही दूंगा। असाइनमेंट 2 देनी है, एक मिड से पहले वाली भी आप लोगों को दी है, वो आप लोगों ने अभी तक मुझे कल में भेजी नहीं है। और 2 असाइनमेंट होगी, एक फाइनल असाइनमेंट दूंगा और क्विज का भी कह तो रहे हैं, देखते हैं उसका भी कुछ समझ कर लेंगे। ठीक सर। सेशनल 2 असाइनमेंट है और 2 क्विज होते हैं ऑफिशियल, जो पीईसी की गाइडलाइंस है। देखते हैं, वो बाद में कर लेंगे। अभी 30 तक जो है वो क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद जो है वो फिजिकल पेपर होगा। वो एक दिन एक बैच का बैचेज आगे, एक वीक एक बैच, दूसरे वीक दूसरी बैच, इस तरह का होगा। अभी डिसीजन आने दो फाइनल। सर हमारे तो 15 के बाद है। हाँ, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है ना, ये सब बातें हैं। जी सही है, 15 के बाद अच्छा टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। सेशनल की टेंशन ना लो, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक सर। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। हेलो। ओके ओके सर, अल्लाह ठीक है हाफिज। सर, ठीक है सर, अल्लाह। हाँ, कल जो है वो मैं क्लास नहीं दूंगा। ठीक है।